ये जो पीछे खड़े हैं बहुत सारे, इनको भारत माता की जय बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है। आप चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, भारत माता की जय तो सबको बोलनी चाहिए भाई साहब, दिल से बोलनी चाहिए। तो सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, शर्म निकाल दो, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इतना मान सम्मान दिया आपने, प्यार मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो एक मन में सबके प्रश्न तो उठता है, भाई वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। दोस्तों, इस बार किस्मत ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इस देश की किस्मत की चाबी वाराणसी के लोगों के हाथ में दे दी है। वाराणसी के लोग इस देश की किस्मत बदल सकते हैं। इस बार मैं आप लोगों के सामने झोली फैला के भीख मांगने के लिए आया हूं कि इस देश को बचा लो। दोस्तों, इस बार का चुनाव अभी तक क्या होता था, एक बार हम बीजेपी हटाते थे, एक बार कांग्रेस हटाते थे, एक बार बीजेपी हटाते थे, एक बार कांग्रेस हटाते थे। इस बार का चुनाव देश में व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। सत्ता परिवर्तन के बजाय इस बार हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी 5 मिनट बाद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इस देश के जितने नेता हैं, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सारे के सारे, इन सबका चरित्र एक जैसा है जी। ये सारे के सारे एक जैसे हैं। नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, आडवाणी जी, मुलायम सिंह जी, सारे के सारे एक जैसे हैं भाई साहब। वोट हमसे लेके जाते हैं और जीतने के बाद ये नौकरी करते हैं मुकेश अंबानी की। पता है मुकेश अंबानी कौन है? इस देश का सबसे अमीर आदमी है भाई साहब। इतना पैसा है उसके पास, इतना पैसा उसको भी नहीं पता कितना पैसा है। सबसे अमीर आदमी है हमारे देश का, और कहते हैं इस देश के सारे नेता मुकेश अंबानी की जेब में है। कहा जाता है इस देश की सारी पार्टियां मुकेश अंबानी की जेब में है। आप किसी को भी वोट कर दो, जीतने के बाद वो नौकरी मुकेश अंबानी की करता है। भारत के इतिहास में पहली बार दिल्ली में जब 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत की थी। दोस्तों, ये सारे के सारे मिले हुए मुकेश अंबानी से। आप जिसको मर्जी वोट दे दो, चाहे कांग्रेस को वोट दे दो, चाहे बीजेपी को वोट दे दो, जीतने के बाद ये नौकरी करते हैं मुकेश अंबानी की। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। अभी गुजरात गया था मैं थोड़े दिन पहले, 26 जिलों में गए हम लोग, 26 जिलों में गुजरात के। वहां की जनता ने बताया, किसानों ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को और अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से दे दी है। ये विधानसभा में, गुजरात की विधानसभा में प्रश्न के जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उन्होंने माना है कि हां, हमने अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन दी है। भाई साहब, 1 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं आता, जमीन मिलनी तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, मैं एक गांव में गया, वहां के किसानों ने बताया गुजरात में कि जी 5 साल पहले अडानी की कंपनी के लोग आए थे, हमारे को डराया धमकाया, फिर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुलिस भेज दी और हमारी जमीनें छीन ली। आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। मैं दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव में लोगों ने बताया कि जी हमारी 50 लाख रुपए एकड़ का भाव था जमीन का, 1 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया और हमारे को हमारी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। वहां पे किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी को और अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से दे दी।
No, but Mr. Modi, every time the Vadra case came up, the Congress party now responded by asking questions on Adani's. Mr. Adani himself came out and gave a series of press conferences, and he gave a series of interviews. Now, I know, Mr. Modi, what you will say, and I know that the Supreme Court has praised Gujarat for land acquisition. But I have just one question for you on that. That the one part which I find difficult to understand, and I want clarity from you as a Chief Minister for more than 10 years in Gujarat, is that how was land given at rates of 1 to 32 rupees per square meter for Adani's, but I am told for Tata Motors it was given at 900, for Ford India it was given at 1100. So why is there such a difference in the rates at which other corporates have been given land as opposed to others? पहली बात है कि आप अहमदाबाद में ज़मीन लेने जाएंगे और कच्छ के रेगिस्तान में ले जाएंगे तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अदानी रेगिस्तान में है। दूसरा, वो समुद्र की मास लैंड है। तीसरी बात है अर्नब, ये आंकड़ों का विषय होता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी सरकार आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे और वो आप देश को दिखाएं? इतना करेंगे? क्योंकि यहीं पर ज़मीन कांग्रेस की सरकार ने 20 पैसे में दी है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर इतने ही दाम से भारत सरकार को गुजरात ने 1000 बीघा ज़मीन दी है। 1000 बीघा, उसी जहां अदानी का है ना, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 1000 बीघा ज़मीन सेम रेट से भारत सरकार ने भी ली है। क्योंकि वो मासी लैंड है। एक्चुअली तो ज़मीन दिखती ही नहीं है, वो पानी होता है, उसमें उनको फिलिंग करना पड़ता है। और वहाँ पर कोई एक किसान की एक तिनका भी उगता नहीं, वो ज़मीन है। और इतना ही नहीं, अदानी को पूरे हिंदुस्तान में जो ज़मीन मिली है, क्या उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकारों ने ज़मीन दी, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे यहाँ अच्छा, कल भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन के संबंध में गुजरात सरकार की बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, किसी की फेवर करने वाली नहीं है, किसी का नुकसान करने वाली नहीं है। अब भारत सरकार का खुद का रिपोर्ट कहता है, अब ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है, खुद अदानी ने जवाब दिए हैं, गुजरात सरकार ने जवाब दिए हैं। इस पर मेरा पूरा डिटेल सोशल मीडिया पे मेरा एक प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको देखिए। मैं जरूर देखूंगा। नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या आपकी सरकार अंबानी और अडानी की सरकार होगी? जी, ये आपका प्रश्न नहीं है। राजनीतिक विरोधियों ने चलाई हुई कथा को आप लेके घूम रहे हो, और मीडिया से अपेक्षा नहीं है। आपसे अपेक्षा ये है, 14 साल गुजरात में मोदी ने कैसे राज चलाया है। मोदी की पहचान ये है कि पहले यहाँ सरकार चलती थी तो कॉरिडोर में दलाल घूमते थे। 14 साल हो गए, आज लोग कहते हैं कि यार एक सरकार ऐसी आई है कि कोई दलाल जा नहीं पाता है। आज भी हिंदुस्तान के कह सकते हैं लोग कि एक सरकार ऐसी है कि जिसको दबाया नहीं जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। 14 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बोलेगा। ये राजनीतिक आरोपों को कम से कम आप जैसे मीडिया के लोगों ने ओन नहीं करना चाहिए। हियर आई एम यूजिंग वर्ड मीडिया। जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि आपने टॉफी की कीमत पे ज़मीन दी अडानी को। आपने उसका जवाब इस तरह से दिया कि बच्चे का मन गुब्बारे से भर गया तो बच्चा टॉफ़ी पर आ गया। ये एक विनोद व्यंग का तरीका है, लेकिन जो आरोप उधर से लगा उसका जवाब नहीं दिया आपने। जी, मेरे पास डिटेल फिगर अभी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी चैनल इस पर एक 15-20 मिनट का समय और निकाले। आपके रिपोर्टर को मैं डिटेल दे दूँगा, लेकिन मोटी मोटी डिटेल मैं बता दूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मैं 4 बोलूँ और 4.5 हो तो 3 दिन तक 4.5 की 4 पर मोदी क्यों बोले, इस पर विवाद होता है। इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ों, लेकिन गुजरात में 85 to 95 कांग्रेस की सरकार थी। उसने जमीन किस दाम से दी, किसको दी, इसके आंकड़े अवेलेबल है। 97 में शंकर सिंह वाघेला की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। उन्होंने 25 पैसे में जमीन दी है, कुछ जमीन तो 5 पैसे में दी है। हम
ये एक जी सरकार भाजपा की ऐसी है कि जिसने पैरामीटर तय किए हैं, नॉर्म्स तय किए हैं, और आपको देश को ये बताना चाहिए, रिसर्च करके बताना चाहिए। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन के विषय में गुजरात की नीति और राज्यों ने फॉलो करनी चाहिए। ये और अभी अभी का है, 3 साल पहले का। अगर आपको राहुल की बात अच्छी लगती है, आपको मुबारक, सुप्रीम कोर्ट की अच्छी लगती है तो आप देश की जनता को बताइए। और मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं आपको, ये सारी चीजें आपके रिपोर्टर को मिल जाएगी मेरी सरकार में से, देश के सामने जरा रखिए तो सही, और ये सिद्ध कीजिए कि नेता झूठ बोल रहे हैं। ये चिट्ठी अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ लगी थी। ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार को लिखी है। ये चिट्ठी में लिखा है कि देश में गैस के दाम 4 गुने बढ़ा दो। नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार को लिखा है, मनमोहन सिंह जी को लिखा है कि गैस के दाम 4 गुने बढ़ा दो। मनमोहन सिंह जी तैयार हैं। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी दोनों गैस के दाम बढ़ाना चाहते हैं। 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ने वाले थे। मेरे हाथ ये चिट्ठियां लग गई जब मैं मुख्यमंत्री था दिल्ली का। मैंने पता कराया भाई ये गैस के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, तो पता चला मुकेश अंबानी के गैस के कुएं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मैंने तुरंत अपने एंटी करप्शन वालों को बुलाया। मैंने कहा मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। दोस्तों, आज तक भारत के इतिहास में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो मुकेश अंबानी को छू सके, उसकी तरफ उंगली उठा सके। पहली बार हम लोगों ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। फिर मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जी ये गैस के दाम आप नहीं बढ़ा सकते, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जी चुनाव तो रोक दो, गैस के दाम, जनता मर जाएगी, रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। भाई साहब, चुनाव आयोग को मेरी बात ठीक लगी। उन्होंने 2 महीने के लिए गैस के दाम बढ़ाना रोक दिया है। 2 महीने के लिए रुक गए आपके गैस के दाम। लेकिन मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं कि अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया, राहुल गांधी को वोट दिया, तो चुनाव के बाद आपके गैस के दाम 4 गुने बढ़ने वाले हैं। और गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे जी। इसी गैस से बिजली बनती है, बिजली के दाम भी 4 गुने हो जाएंगे। इसी गैस से खाद बनती है, खाद के दाम अगर बढ़ गए तो खाने पीने की सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों, तो इस चुनाव में आपको तय करना है। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को या कांग्रेस को वोट दिया तो चुनाव के बाद आपकी भारी महंगाई होने वाली है। और अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, संसद में जाएंगे, धरना कर देंगे संसद में, इनको गैस के दाम नहीं बढ़ाने देंगे। आपने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, पूरा देश उठा के वो मुकेश अंबानी को दे देंगे नरेंद्र मोदी जी। कल को अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों, तो हमारे देश का टेलीकॉम मिनिस्टर कौन होगा? येडियुरप्पा। अभी तो राजा ने 2G का घोटाला करा था, येडियुरप्पा आपका 4G का घोटाला करेगा। हमारा माइनिंग मिनिस्टर कौन होगा? श्री रामुलू। और हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? मुकेश अंबानी। दोस्तों, फिर क्या फर्क रह गया? अगर हम मनमोहन सिंह जी को हटाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे, व्यवस्था तो वैसी की वैसी रही भाई साहब। इस व्यवस्था को पलटने के लिए मैं वाराणसी आया हूं दोस्तों। इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मैं वाराणसी आया हूं। इस महाक्रांति का आगाज करने के लिए मैं वाराणसी आया हूं। और मैं वाराणसी इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है केवल वाराणसी के लोग ही कर सकते हैं, देश में और कोई नहीं कर सकता इसको। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आपकी अभी लड़ाई चल रही है वो क्या नंबर 2 पोजीशन के लिए चल रही है? नंबर 2 के लिए थोड़ी लड़ने आया। मोदी जी हारेंगे, मोदी जी हारेंगे, बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं। वाराणसी हार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब ये नाटक और नौटंकी करने लगे। ये कैसे होएगा? ये कैसे होएगा? ये महाक्रांति कैसे आएगी? ये व्यवस्था कैसे पलटेगी? पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे जी। 2 राजाओं की लड़ाई होती थी।
दोनों राजाओं की सेना होती थी। एक राजा अगर मर जाए तो उसकी सेना खत्म, वो राजा हार गया। ऐसे ही अपने देश के अंदर दो सेनाएं हैं भ्रष्टाचार की, एक का नाम कांग्रेस है, दूसरे का नाम बीजेपी है। एक के राजा है राहुल गांधी जी, दूसरे के राजा है नरेंद्र मोदी जी। भाई साहब, अगर इस बार हमने इन दोनों को हरा दिया, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को, ये दोनों सेनाएं खत्म हो जाएंगी, बीजेपी और कांग्रेस खत्म हो जाएगी इस देश से। अमेठी से हमने कुमार विश्वास को भेजा है ये चुनाव लड़ने के लिए। इस सभा के बाद मैं सीधा अमेठी जा रहा हूं 3 दिन के लिए, वहां प्रचार करने के लिए। और जो सर्वे के रिजल्ट दिखा रहे हैं, जो हमारी खबर है, 2 लाख वोट से राहुल गांधी हार रहे हैं इस बार अमेठी से। 2 लाख वोट से हार रहे हैं। अब सोच के देखो भाई साहब, अगर राहुल गांधी जी अमेठी से हार गए, कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे, गिने नहीं गिने जाएंगे। खत्म हो जाएगी कांग्रेस, खत्म हो जाएगी बिल्कुल कांग्रेस। और अगर वाराणसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया, अगर क्या हरा दिया जी, मैं 3 दिन से चुनाव प्रचार कर रहा हूं, अब तो पक्का हो चुका वाराणसी से हार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जब वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी हारेंगे तो आप सोच के देखो उसके बाद बीजेपी का क्या हाल होएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी के, खत्म हो जाएगी बीजेपी और कांग्रेस इस देश के अंदर, खत्म हो जाएगी बीजेपी और कांग्रेस इस देश के अंदर। भूचाल आ जाएगा राजनीति के अंदर, समुद्र मंथन होगा और उसी समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, नई किस्म की राजनीति पैदा होगी दोस्तों, उसी में से नई किस्म की राजनीति पैदा होगी। 1 साल तक ये छोटी छोटी पार्टियां लड़ेंगी सारी आपस में, मुलायम सिंह यादव, मायावती, जयललिता, करुणानिधि लड़ेंगे आपस में। और 1 साल के बाद दोबारा चुनाव होंगे जिसमें सच्चे और ईमानदार लोग संसद के अंदर जाएंगे। एक ये जो देश भर में प्रचार चल रहा है, आपको कितनी सीटों की उम्मीद है? कोई आपने आंकड़ा जोड़ा है? खूब सारी सीटें आएंगी। जब आप सच्चाई के रास्ते पे काम करते हो तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। देश की जनता ने 16 तारीख को राजीव गांधी के जाने के बाद ऐसी मजबूत सरकार नहीं दी है जो इस बार देने वाली है। अब दूसरा आपका सवाल है, वो सवाल आपका इरेलेवेंट इसलिए है क्योंकि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता भरपूर समर्थन दे रही है। लेकिन जब समर्थन मिलता है तो अहंकार नहीं देती है जनता, जिम्मेवारी देती है। अहंकार मुझे अलग ले जाता है, जिम्मेवारी मुझे जोड़ने के लिए ले जाती है। और मेरा काम रहेगा देश के लिए, मैंने पहले ही कहा आपको, दोबारा बोलता हूं, और हिंदी में समझ नहीं आया तो फिर एक बार बोलता हूं, एक एमपी चुन करके आएगा, एक मेरे लिए, वो भी 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है। सरकार चलाना का मतलब होता है, भले नंबर गेम हो, देश चलाने का मतलब होता है सबका साथ लेना ही चाहिए, सबको साथ लेकर के ही चलना चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक बीजेपी है जिसको देश का भला करना है और औरों को नहीं करना है, हम ऐसा नहीं मानते। हालांकि विचार अलग अलग होंगे लेकिन सब लोग देश का भला करना चाहते हैं। आपके ऊपर जो प्रेम करने वाले हैं उससे महाराष्ट्र में एक नया संकट पैदा हो गया है, वो ये कि राज ठाकरे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, और शुरू से वो ये करते आए हैं, कहते आए हैं। लेकिन अब जब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये बिन बुलाए मेहमान है और इनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर सपोर्ट करना है तो अंदर आके करिए। आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं? जहाँ तक 16 मई के बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे, मेरा पक्का विश्वास है कि सरकार चलाने के लिए कोई भी ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देश चलाने के लिए सबके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। और मेरा ये मत है कि लोकतंत्र में देश चलाने के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके हर किसी का सहयोग लेना चाहिए। सरकार चलाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है,
जनता हमें भरपूर देने वाली है।